चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या है चैप्टर बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस किताब में बहुत ज़्यादा ही लेंथी दिया हुआ है, उतना लेंथी नहीं पढ़ना है। मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट का आपको पीडीएफ बना के दिया है, शायद नहीं दिया, अच्छा नहीं दिया, आज देगा और सेकंड पार्ट का पीडीएफ मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, इसको पढ़ाएंगे और आपको आज सेंड कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए क्या है टॉपिक सर? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर क्या क्या पढ़ना है पहले उसको लिख लीजिए, टॉपिक पढ़ना क्या क्या, फिर लोग पढ़ेंगे। टॉपिक लिखना कुछ नहीं है आप लोगों को, बस खाली ये लिख लीजिए चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडी। सबसे पहले मीनिंग, क्या सर? मीनिंग एंड नेचर ऑफ पीएम, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पीएम मींस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं या फीचर्स बोलूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर क्या पढ़ना है? नीड फॉर। वहां पर हम लोगों ने सेम चीज पढ़ा था, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। वहां हम लोग पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, वहां हम लोग पढ़ा था नीड ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सब मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग प्रिंसिपल समझ पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग पढ़ लेंगे, पहले टेलर्स ही पढ़ लेंगे। फिर हम टेलर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद क्या पढ़ेंगे? फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे? फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बस कितने टॉपिक है मेरे पास? 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक में मेरा ये आज का क्लास खत्म होने वाला है। क्या 5 टॉपिक है बच्चा? सिंपल सा बात करते हैं 5 टॉपिक के बारे में। चलिए मैंने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या उसे आज पढ़ना है आपको आज का टॉपिक में? आज खाली आपको पढ़ना है मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, टेलर, फ्यूल। बेटा इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ सब्जेक्ट में है ही नहीं। आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा 4 मार्क्स का। अब ये कौन सा आएगा, इतना बड़ा रिस्क लेने का पाप करना मत। कोई टीचर कुछ बोला हम बताते ये आएगा बेटा ये आएगा, कुछ मत मानना, सब पढ़ना, सारा पढ़ के जाना कि छोटे में तो कोई फंसेगा आपको। सीखना सब कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे पास कितने पढ़ना है? 6 पढ़ने का तो पीडीएफ है, 6 पढ़ना मेरे चैनल खत्म। 6 पढ़ना खाली पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सर पहला वर्ड सर मैनेजमेंट आप पढ़े हैं? हाँ सर। अब बताइए प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? एकदम सही। जैसे अकाउंटिंग का प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते थे, प्रिंसिपल मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाउ टू कंडक्ट अ मैनेजमेंट। तुम्हारा द रूल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल। फर्स्ट इज नोन एज द हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट and second is known as the Taylor principle of management. It is called scientific management. It is called, so they are called a father of scientific management. And Henry Fayol is known as the father of principle of management. अगर तुमसे पूछा जाएगा फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन है, बोलना हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया था। क्या दिया था? 14 प्रिंसिपल दिया था। प्रिंसिपल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके द्वारा आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस 14 प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इस 14 प्रिंसिपल के अनुसार सारी कंपनियां अपनी ग्रोथ करती हैं, सारी कंपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है सर? ये बताता है रूल्स ऑफ थंब, ये बताता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब क्या प्रॉब्लम है क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। ये हर जगह क्या है, एक ही होता है। तो ये अपना वैसा करना, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों का अपना दायित्व हमको पढ़ना सिखाना। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते सब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अ फंडामेंटल ट्रूथ। सर व्हाट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? इफ एनीवन आस्क यू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो सिंपल सा बोलना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है सर? फंडामेंटल ट्रूथ है। क्या है? एक एक वर्ड लिख लीजिए बेटा, बुलेट पॉइंट बना के। जो मैं बोल रहा हूँ बुलेट पॉइंट, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ बुलेट पॉइंट है। एग्जाम के कॉपी में लिखते समय इन बातों को मत भूलना, ये बातें लिखने से टीचर मार्क्स देगी, वो ढूंढेगा। प्रिंसिपल क्या है सर? फंडामेंटल ट्रूथ है। क्या है? और वैसे ही मैंने आपको हाईलाइट करके दिया,
कि आपको वही लाइन वर्ड लिखना है, हाईलाइट किया हुआ है, तो डार्क हाईलाइट वाला को ध्यान देखिएगा। प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर द फंडामेंटल ट्रूथ दैट explain the relationship between two or more variable under given situation। मीन्स दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, हाँ उसको जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज द फंडामेंटल ट्रूथ टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अंडर अ गिवन सिचुएशन। दिस प्रिंसिपल स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। विच रिलेशन? कॉजेज एंड इफेक्ट। क्या कारण था और उसका क्या प्रभाव हुआ, किसके बीच रिलेशन दिखाता है ये? कॉजेज एंड इफेक्ट थे। ये कारण था, ये इसका प्रभाव होगा। अब यहाँ गलत किया आपने, देखो इसका इम्पैक्ट ये होगा। ये आपने अच्छा किया, देखिए इसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। मतलब कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करने से कौन सा का ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट क्या होगा, इसको बताता प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैनेजमेंट ने अलग अलग प्रिंसिपल दिया है, उसका कॉज और उसका इफेक्ट बताया कि अगर आपने ये गलती करोगे तो ये तुमको पनिशमेंट मिलेगा, अगर तुम ये अच्छे से करोगे तो ये तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के द्वारा आपको मिलता है। सब प्रिंसिपल क्या है सर? पहला ये फंडामेंटल ट्रूथ है, किसके बीच दो चीज के, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। क्या चीज का रिलेशन सर? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। विच रिलेशन? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड द गाइडलाइंस। ये क्या है सर? ये गाइडलाइन है, क्या है? फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। गाइडलाइन से क्या ये गाइडलाइन से बता रहा है कि आपको कैसे काम करना है। ये रूल्स है, ये प्रिंसिपल्स है, ये गाइडलाइंस है। क्या है ये? गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट और मैनेजरियल डिसीजन। मतलब एक मैनेजर को क्या डिसीजन लेना है और कैसे डिसीजन लेना है, वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसका गाइडबुक है। होता है टीचर जब क्वेश्चन स्कूल पढ़ाए जाते हैं तो उसको वो अपना खुद का प्रिपेयर करते हैं, तो जो टीचर जिस बुक से पढ़ रहे हैं और जो आपको समझाएंगे, वैसे एक मैनेजर जो होता है, जो कंपनी में लोगों को मैनेजमेंट करेगा, उसके लिए गाइडलाइंस होता है, उसको इस तरीके से काम करना चाहिए। तो वो जब भी कोई प्रॉब्लम फंसता है, वो इसका प्रिंसिपल मैनेजमेंट का प्रयोग करता है, इसका यूटिलाइज करता है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो क्या है सब मैनेजमेंट? सबसे पहला सर ये फंडामेंटल ट्रूथ है। इट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ इन विच टू और मोर वेरिएबल्स in which you can be explain the relation with the cause and effect relationship between with the two variables, and it is a guideline of a managerial decision. If a manager want to take any decision, it has to make a guidelines how to solve the problem very efficiently and effective manners. कोई दिक्कत? There are helpful. These are helpful in the predicting and understanding the result of managerial action. ये क्या है? ये मदद करता है प्रिडिक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रिडिक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट ऑफ मैनेजर एक्शन। एक मैनेजर का क्या प्रिडिक्ट, वो क्या सोचा है और कैसे उसने प्लानिंग किया है और उसका रिजल्ट क्या होगा, इसको बताता है सर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको प्लानिंग से लेकर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम को करते हुए क्या आउटकम, फाइनल रिजल्ट आएगा, जो रिपोर्ट बनेगा। वर्ड स्क्रैप का जो आर है रिपोर्ट, वो रिपोर्ट क्या हो रहा है, मतलब आपका आउटकम क्या बन रहा है, उसको बताने में कॉल करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब प्लानिंग से लेकर और आज तक ब्रॉड स्क्रैप तक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग एंड रिपोर्टिंग तक, मतलब फाइनल आपका आउटकम तक वो मदद करके बताता है कि आपका प्रिंसिपल सही फॉलो किया गया है कि नहीं। क्या कोई दिक्कत है? However, management principles are not an exact as the principle of a physical science because management is a social science. एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एमसीक्यू आएगा। मैनेजमेंट क्या है सर? इज अ सोशल साइंस, नॉट अ फिजिकल साइंस। ये कोई सर ये विज्ञान तो है सर, ये साइंटिफिक है तो मतलब विज्ञान तो है, लेकिन ये कौन सा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। ये भौतिक विज्ञान नहीं है, मतलब कोई केमिकल इक्वेशन बनाकर तुम काम नहीं कर रही हो, जो केमिकली मछली का कोई रिलेशन नहीं है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा। ये इज अ सोशल साइंस। विच साइंस? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, नॉट अ फिजिकल साइंस। याद रहेगा। दिस प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड
हाँ, ये क्या है सर? फ्लेक्सिबल है। क्या है? नॉट रिजिड। सर ये फ्लेक्सिबल है, ये कोई एक चीज बता रहे, ये कोई ऐसी परंपरा नहीं जो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, बदलेगी नहीं, ये अपने आप को बदलता रहता है। जब मार्केट बदलेगा, सिचुएशन बदलेगा, सर्कमस्टांसेस बदलेगा, ये अपना प्रिंसिपल बदलेगा। बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो उसके मैनेजमेंट भी अपने उस हिसाब से बदलते जा रहे हैं। मैनेजमेंट अपना डिसीजन को, अपने प्लानिंग को, अपने ऑथोरिटी को बदलता है। फैशन चेंज, मॉडर्न चेंज तो टेक्नोलॉजी चेंज, अपने आप को परिवर्तनशील करना आपको जरूरी है। आप फ्लेक्सिबल है, अदरवाइज आप फॉर्म में आगे नहीं चल सकते, कोई दिक्कत है। ये क्या था आपका सर? ये आपका था मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल। क्या किसी को मीनिंग में कोई दिक्कत है? क्या किसी को नेचर में दिक्कत है? 1 2 3 4 5 बुलेट पॉइंट रखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैं जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठूंगा, ये पांचों आपका बुलेट पॉइंट एमसीक्यू। क्या पूछ सकता है? इफ मैनेजमेंट इज अ रिजिड और फ्लेक्सिबल? मैनेजमेंट इज अ फ्लेक्सिबल, नॉट अ रिजिड। सब मैनेजमेंट इज अ विच टाइप ऑफ साइंस? फिजिकल साइंस और सोशल साइंस? मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, नॉट अ फिजिकल साइंस। फिर बोला इन विच वे द मैनेजमेंट हेल्प? मैनेजमेंट इज अ गाइडलाइंस, मैनेजमेंट इज अ गाइडलाइंस ऑफ मैनेजर्स, मैनेजमेंट इज अ गाइडलाइंस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। एक मैनेजमेंट को, एक मैनेजर को एक्शन लेने में और डिसीजन लेने में कौन मदद करता है सर? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये गाइडलाइंस काम करता है। सर ये क्या है सर? कौन सा रिलेशन आता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। क्या कारण होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसको दिखाता है। फिर ये बताता है फंडामेंटल ट्रूथ। मैनेजमेंट कैन बी एक्सप्लेन अबाउट द फंडामेंटल ट्रूथ। क्या फंडामेंटल ट्रूथ है, क्या सच्चाई है, इससे हमको अवगत कराता है। क्या इसको बताने में मैं कहीं भी किसी को दिक्कत हो रही है? अब इसी वर्ड को मैंने जो बता दिया, नेचर में मैंने कमेंट कर दिया। आइए मिलाते हो। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा? सुन, ये फीचर भी हो गया आपका, इसके साथ साथ ये भी कमेंट हो गया। खुद देखिए, बोला है यूनिवर्सैलिटी। पहला पॉइंट क्या है? यूनी, हम फीचर्स बता रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सैलिटी? आप क्लास 11 से टेस्ट लिखते आ रहे हैं। यूनिवर्सैलिटी वर्ड आप पहली बार नहीं सुन रहे। मतलब मैनेजमेंट का जो वर्क है वो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। ये कोई एक जगह नहीं। यूनिवर्सैलिटी मतलब होता है कोई भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट है वो केवल इंडिया के लिए भी नहीं है, वो कोई एक बिजनेस के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी एप्लीकेबल, एवरीवेयर एप्लीकेबल। Principle of management is applicable for India as well as outside the India, as well as any other state, any country, anywhere. We are follow the same principle in each and every business concept. कहीं भी तुम व्यापार करोगी, कहीं पे तुम जहाँ ट्रेड करोगी, कि खरीदना बेचना काम करोगी, तुम इस प्रिंसिपल को फॉलो करो। इसलिए क्या है प्रिंसिपल? क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ब्रेक करता सुनो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ हैविंग द यूनिवर्सल वैलिडिटी। This principle can be applied in a different type of organization. जैसे बिजनेस के लिए होता है, गवर्नमेंट के लिए होता है, हॉस्पिटल के लिए भी होता है, आर्मी के लिए, मतलब सबके लिए बेटा। ये नहीं कि बिजनेस के लिए ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फॉलो जो करते हैं वो केवल बिजनेस के लिए नहीं करते, स्कूल में प्रिंसिपल लगाते हैं। अच्छा एग्जाम्पल में तो पढ़ाई के लिए प्रिंसिपल लगाती है, बोलते हैं ना मुझे क्या करना चाहिए। तो मैनेजमेंट बिना किए क्या कोई काम हो सकता है? स्कूल में मैनेजमेंट होता ही नहीं होता, सबके क्लास टाइम मैनेजमेंट बढ़ा गया है। बिना मैनेजमेंट के लाइफ में कभी भी आप कुछ नहीं देखें। कल क्या लिखा था फर्स्ट क्लास में? एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। किसी भी चीज में से मैनेजमेंट निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? वो जीरो। तो मैनेजमेंट अगर है ही नहीं तो बचा क्या? तो इट इज एप्लीकेबल इन यूनिवर्स। मतलब कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कपड़े का बिजनेस हो, खाने का बिजनेस हो, इंडिया में बिजनेस हो, इंडिया से बाहर बिजनेस हो, कहीं बिजनेस हो, कोई चीज का बिजनेस हो, सब में क्या चाहिए आपको? मैनेजमेंट। मतलब टाइमिंग, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मैनेजमेंट अगर अच्छा है ना तो आपका सही है सर, सब कुछ है मेरा, पैसा बहुत है, हम मैनेजमेंट किए नहीं, खाना पड़ा हुआ है, खाना के लिए खिलाया नहीं, तो जो मेहमान है गाली देके जाएगा, उसको नहीं मिला तो हम बहुत सारा रखा था क्या हो गया? मैनेजमेंट को था ही नहीं देने के लिए, तो लोग राशन वो खुद खाएगा, वो खुद घुस के खाएगा बैठ के, नहीं खा सकता, उसको तो देना पड़ेगा, देने वाला कोई था नहीं। मैनेजमेंट खराब था, सब कुछ था, मैनेजमेंट खराब था। मैनेजमेंट खराब का मतलब उसको कंट्रोल करने वाला, उसको संभालने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं था, इस कारण से सारा प्रॉब्लम समझ आ रहा है। तो मैनेजमेंट होना अच्छा होना जरूरी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दूसरा पॉइंट यही है सर आपका, फ्लेक्सिबिलिटी नॉट और डायनेमिक। इसका एक और वर्ड होता है फ्लेक्सिबिलिटी, डायनेमिज्म। क्या बोलते हैं? डायनेमिज्म। डायनेमिज्म का मतलब होता है अपने आप को चेंज करते रहना, वो अपने आप को एक जगह ना फिक्स नहीं करता। क्या बोला गया? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक इन नेचर। ये रिजिड नहीं है सर, ये फ्लेक्सिबल है,
डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील, मतलब चेंजेस। इफ यू वांट टू सम चेंज दे कैन इजीली कन्वर्टेड आवर्स, जो अपने आप को सिचुएशन को बदल देता है उसको बुद्धिमान बोलते हैं। नहीं, हम पुरानी परंपराओं को चलते आएंगे, हम कुछ नया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेवकूफ़ी है। पहले के ज़माने में टीचिंग सिस्टम क्या होता है, बच्चे बैठते थे, बच्चे लोग क्या बैठ के गाली खाली सुनते थे, टीचर बोलते थे, बच्चे सुनते थे। जब लोग बदले तो लोगों ने अपना बदलना पड़ा, टीचिंग टेक्निक बदला गया, वीडियो रिकॉर्डिंग होना चालू हो गया। मतलब जैसा लोगों का नीड्स है, जैसे उसकी ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार बदलिएगा तो आप सर्वाइव कर पाइएगा, नहीं तो आपसे अच्छा लोग आगे घूम रहे हैं। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल आपको करना पड़ेगा, अपने आप को डायनेमिक बदलना पड़ेगा सिचुएशन के अनुसार और मार्केट के डिमांड और नीड्स के अनुसार। अगर आप बदलेंगे नहीं तो मार्केट में क्या हो जाएगा, आप आउट हो जाएंगे। आप फर्स्ट पोजीशन में है, इसका मतलब जिंदगी भर वहाँ रहेंगे नहीं। उससे पूछो जो उस पोजीशन की लड़ाई कर रहा है, वो अपना उस पोजीशन पर पाने की कितना मेहनत कर रहा है वो खुद नहीं जानता। तो जानता है कि जहाँ सेकंड वाला खड़ा जहाँ दूर नहीं है वैसे झटका मारने रेडी रहता है, सब झटका मार ही देता है, नहीं तो वहाँ से ऊपर आगे हो जाता है किसी से, नहीं समय कम हो जाता है क्योंकि इसका मेहनत चल रहा है। जहाँ ये थोड़ा लापरवाही करता है फर्स्ट नीचे गिर जाता है। तो किसी का पोजीशन फिक्स नहीं है। तो बिजनेस का वर्ड यही है, आप अभी आज टॉप में खड़े हैं, तब कब आप गायब हो जाएगा मार्केट से पता नहीं चलेगा। आप नीचे नहीं, आप गायब, आउट ऑफ 20 तुम ये सेंसेक्स और निफ्टी में रहोगे नहीं, ये भी हो सकता है। अपने आप को चेंज अगर तुम नहीं कर रहे। समय टॉप लिस्टेड कंपनी था और है, अंतर हो गया। तो कभी था मत बनो, क्यों? क्योंकि तुम अपने में क्या नहीं लेके आई, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आई, अपने में क्या नहीं लेके आई, डायनेमिज्म लेके आई। तुम क्या लेके चलेगी, रिजिड। तो पुरानी चीजों को चली चल जा रही है। मार्केट के बदलने से पहले अपने आप को बदल लो, नहीं तो फिर तुम क्या हो जाओगे, यू आर नॉट अ फर्स्ट मूवर। इफ यू आर नॉट अ फर्स्ट मूवर, एनीवन कैन मूव फर्स्ट, they can be getting the top position and you copy in the concept and the marketer and the consumer are buy the product the first consumer, not a copy paste। उसके पीछे पीछे आने वाले लोगों को मार्केट पसंद नहीं करता, जो टॉप में है, जो फर्स्ट में लोग उसको पसंद करते हैं। याद रहेगा। तो क्या चाहिए हमको, फ्लेक्सिबिलिटी। ऑलवेज क्या बताता है, अपने आप में परिवर्तनशील लाइए, बदलते रहिए, कुछ नए चीज़ों का एक्सेप्ट कीजिए। कहावत है ना कि क्या नाम है, अगर पानी रुक जाता है, ठहर जाता है तो पानी गंदा हो जाता है। तो इसके लिए कई गिलास सिलेंडर और कहानी पड़ेगा, बहता पानी बना। सर पढ़ चुके हैं कि पढ़ेंगे? 11 में था ना, पढ़ाया था, याद पढ़ाया था। बहता पानी वाला क्या बताया गया था आपको, पानी की तरह बहता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो ठहर जाता है पानी गंदा हो जाता है। उसी तरीके से नियम होता है कि हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, चेंजेस होते रहना चाहिए। मुझे कहता है थर्ड क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर, कि सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में किसके बिहेवियर को तुम एनालाइज कर रही हो, ह्यूमन बिहेवियर। याद रखना बेटा, दो तरीके का मैनेजमेंट होता है, एक होता है सर ह्यूमन मैनेजमेंट और एक होता है सर मशीन, मैकेनिकल मैनेजमेंट एंड मशीन मैनेजमेंट। मैकेनिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप रिसोर्सेस मटेरियल का मैनेजमेंट कर रहे हो, स्टॉक मैनेजर है आप, आधे कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है। दूसरा मैनेजर से एचआरए है, होता है ना, हम कंपनी का एचआरए है। एचआरए का मतलब ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब मैं किसको देगा, एम्प्लॉय मेरे अंदर में। ये बोलने का ना कितना अच्छा लग रहा है, एचआरए सबसे गंदा काम इसी का है। ये क्या धूल का पीस से पिज्जा खाता है, एम्प्लॉय भी इसी को कर आएगा, श्रापेगा दिन भर, इसका बहाना उधर करेगा, घर और श्राप देगा कि वो नौकरी नहीं दिया, मेरे पैसा नहीं दिया, मैं वही नहीं किया। मालिक भी इसी का पैंट खोलेगा, मालिक भी इसको नहीं छोड़ेगा, क्यों एम्प्लॉय को गलती करेगा, गाली कहीं खाएगा। हाँ मैनेजर है तो ओनर किसको बोलेगी, तो देखो ये कौन, मिडिल मैन की, मिडिल 3 में बनाया था ना, मिडिल लोअर टॉप, टॉप में ओनर है, ये एचआरए है और ये वर्कर है। इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये करेगा, और इसको ये ऑर्डर, ये इसका बात मानेगा, ये ऑर्डर किसको देगा, इसको देगा। कोई भी गलती होगा तो इसको डाली पड़ेगा, और ये अपना ग्रीवेंसेस किसको बोले, इसको बोलेगा। इसका मेन काम क्या पता है, मैनेजर का, इस मैनेजर का काम है कि किसी भी एम्प्लॉय के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्योंकि मैं ये करता हूँ, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे एम्प्लॉय है, वो अगर प्रॉब्लम में है, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो चाहे प्रोफेशनल प्रॉब्लम, अगर उसका कोई प्रॉब्लम है, वो अपना प्रॉब्लम किसको सुनाएगा, आचार्य को सुनाएगा। और वो अगर हो सकता है तो सॉल्व करेगा, नहीं तो ये अपने आप प्रॉपर अथॉरिटी बताएगा और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत इसको ना। तो ये क्या है सर, इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, उसको मोटिवेट करना, उसको डायरेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना। ये सब काम कौन करता है बेटा, मैनेजर करता है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट की मदद के साथ। किसके द्वारा ये सॉल्व हो पाएगा बेटा, प्रिंसिपल मैनेजमेंट। ये बताता है आपको कैसे सॉल्व किया जाता है।
फिर क्या कंटीजेंट है सर, क्या है कंटीजेंट का मतलब होता है सर मैनेजमेंट का कोई भी काम होता है रुकता नहीं है, चलता रहता है, रुकने नहीं, नॉन स्टॉपेबल एक्टिविटी। क्या है नॉन स्टॉपेबल, ये स्टॉप नहीं होता। एक मैनेजमेंट खत्म हुआ आगे चलो, मैनेजमेंट का काम कभी खत्म नहीं होता। अगर आपका एक गोल था उसके लिए आपने मैनेजमेंट किया था, गोल खत्म होते ही नया गोल बन जाएगा। कभी किसी सपनाकांत हुआ है, आज मैं बोला क्या चाहिए तुमको, तुमने बोला सर आपको ये चाहिए, अगर मान लो तुमको दे दे, बोला सर एक और चाहिए, बोले ये भी चाहिए, वो पूरा कर दे। और तुम्हारी बोला यूटिलिटी का भी एंड हुआ है सर, ह्यूमन वर्ड्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि यूटिलिटी का कभी कोई अंत नहीं होता है। कोई दिक्कत? फिर क्या है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, क्या है सर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बोला जा रहा है द मैनेजमेंट इंडिकेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव है, इसके रिलेशन को शो करता है। कौन प्रिंसिपल सर इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस सर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कोई दिक्कत है किसी को? क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में किसी को कैरेक्टरिस्टिक्स में फीचर्स में दिक्कत नहीं सर, मजा आएगा। अब बताएगा सर नीड, सर जरूरत क्यों है सर, नहीं होता तो क्या बिगड़ जाता मेरा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों पैदा कर दिए, क्यों आया ये लाइफ में, आइए पढ़ते हैं। टू इंक्रीज इफिशिएंसी, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कीजिएगा तो आपका इफिशिएंसी बढ़ जाएगा, आपसे गलतियां कम होगी, आपसे वेस्टेज कम होगा। हम जानते हैं कि सर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर आप इफिशिएंट रहेंगे तो वेस्टेज कम करेंगे, रिसोर्सेज कम वेस्ट होगा तो मैक्सिमम आउटपुट बनेगा और सेटिस्फैक्शन अधिक हो पाएगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं कि आपसे गलतियां कम हो, आपका 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 जो प्लान एक बार में स्ट्राइक कर दे, ये तुक्काबाजी नहीं कि तुम मार के देखते लगा तो लगा, एक बार तुम अगर मैनेजमेंट को डिसीजन ले लेना, अब करोड़ों का नुकसान हो गया, कंपनी का बट्टा धान हो जाएगा, कंपनी बढ़ जाएगी, तो तुम्हारा लिया हुआ डिसीजन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। सीधा हबड़ा कर ठीक है कर लेते ये कोई ट्रीट फॉर टैट का गेम नहीं चलता, देखते क्या होगा, देखते नहीं, कंपनी का करोड़ों का टर्नओवर तुम्हारे ऊपर लगा है, तुम्हारा एक गलत प्लान, तुम्हारा एक गलत स्टेप पूरी कंपनी को डुबा सकता है। हजारों एम्प्लॉय तुम्हारे जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, इतने लोग जो कंपनी का शेयर का मार्केट जो अप में है वो डाउन हो जाएगा। किसी मालदीव के किसी एक मिनिस्टर ने एक गलत कमेंट खाली कर दिया भारत को लेकर, मुझे गलत निकल गया था जरूर लेकर, उसका पूरा खत्म। यहाँ हमारा मोदी जी बहुत सियाने, उसको गरिया दिया तो लक्षद्वीप खोल दिए, बोलते तो बहुत खेल, वो लोग को उकसाते हैं हमारे गवर्नमेंट, मोदी जी बहुत बड़ी बात बोलते हैं लोगों को गरियाओ। पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा जो खुद गाली खा के तैयारी बढ़ता है, उसका टीआरपी बड़ा गाली खा के, जितना ये गाली ये खाया है किसी नेता लोग से, और इतना ये तरक्की किया होता कोई नहीं किया, लोग उसको गरियाता है और पब्लिक इसका सपोर्ट खड़ा रहता है, और ये गाली खाता है हाँ, और इसका टीआरपी बढ़ता है। ये हमेशा टीवी में रहता है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अरे नए नए क्या ड्रामा करती हो, जो क्रिएटर लोग थे, यूट्यूबर लोग जो नए नए करते थे उनको अवार्ड देते, वो कुछ नहीं किए, खाली वो बोले ना हम कोई इसके लिए नहीं कर रहे हैं वोट के लिए, उसी के लिए तो किए हैं। अभी लोग किसको देख रहा है, इसको देख रहा है क्या, यूट्यूबर देखता है तो यूट्यूब देखता रहता है। अब क्रिएटर लोगों को तुम अवार्ड दोगे, क्रिएटर अपना स्टेटस लगाएगा, मोदी जी का चेहरा आ गया, कितने अच्छे हैं मोदी जी, अब लोग बड़े बड़े लोग को देते थे, अब यहाँ तो ये क्रिएटर लोग को भी दे रहे हैं, मतलब जो इंसान कुछ नहीं पाता उसको भी मिल रहा है, तो वो लोग कहते अच्छी होगा। अब वो तो दोबारा अच्छी बोले, खराब तो बोलेगा नहीं, टीआरपी हो गया। जो पहले इलेक्शन में इनको टीआरपी करना पड़ता था, पब्लिक की जो एडवर्टाइजमेंट खुद कर लिए, ये स्ट्रेटेजी से खेलते हैं। वो अपने आप को टीवी में देखेगी, तो सुबह से रात तक टीवी खोलो एक बार भी उसका चैनल दिखा नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो घर में बैठते हैं बिना, अरे बिना लुगाई का आदमी है ना, करेगा क्या, घर में लुगाई तो है नहीं, हाँ तो बाहर लाइफ कुछ करते हैं, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और कुछ ना कुछ करते हैं और टीआरपी में आते हैं और इनका वैल्यूएशन क्या होता बढ़ता है। मार्केट के लोगों को कीमत देते हैं, अगर तुम मार्केट में हो, लोग के दिमाग में चढ़े हो, सबके दिमाग में, अभी जैसे मतलब कुछ और हम न्यूज़ के बारे में बोलते पता नहीं, हम क्रिएटर को बोला मुझे हाँ पता पता, क्यों कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबको पता होना चाहिए, उनको पता है। इसके पहले मनमोहन सिंह के बारे को जानता भी था क्या, क्यों प्राइम मिनिस्टर भी है, वो क्या करता था खुद मालूम नहीं था, कुछ करता भी था, वो बस मनमोहन सिंह हम सब पकड़ी करके आदमी रहता था, वो ऐसा कुछ किया है कुछ हमको मालूम कुछ नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर बने किसी मंच में गया हो, कोई मीटिंग किया हो, कभी कुछ नहीं, वो फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा था, जिस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर था, इंडिया का गवर्नमेंट का उसका बजट बहुत कम था, 15 दिन का खाली पैसा था, वो 250-300 करोड़ का उधार मांग के लाया और उसका जीडीपी को टॉप बनाया। वो एज ए एडुकेटेड मस्त है, तो वो नो डाउट, पी चिदम्बरम हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, दे आर परफेक्ट पर्सन फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, बट वो तो प्राइम मिनिस्टर उन लोगों को समझ नहीं है करे क्या, कुछ किए नहीं थे। तो
कठपुतली थे, नचा रही थी, सोनिया गांधी नाच रहे थे, तो नाच के गेम हो रहा है तो कहाँ चलेंगे लंबा, वो हटे, ये आ गए, तो ये काम कर रहे हैं तो है, जहाँ ये खराब करेंगे फिर अपनाया जाएगा। यू आर इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में तो अच्छा करोगे तो बैठोगे, खराब हो नहीं। मैनेजमेंट ये सिखाता है, अगर आपका मैनेजमेंट सही है, पब्लिक के दिमाग में हो तुम तो हो, नहीं हो तो जमा तो नहीं। To increase the efficiency or to crystallize the truth nature of management, to crystallize the truth nature of management, सही मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का सही नेचर क्या है, इसको बताने में मदद करता है सर। इसके लिए आपको चाहिए, आपको प्रिंसिपल बनाऊंगा तो उसका नीड क्यों है सर, आपको ट्रू, अगर प्रिंसिपल मैनेजमेंट के दौरान आपको आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो ट्रूथ रहेगा, इसका भरोसा उसको है कि अगर प्रिंसिपल मैनेजमेंट को फॉलो करके आप काम कर रहे हैं तो आपकी गलती होने की चांसेस कम। फिर क्या है सर, टू ट्रेन मैनेजर्स, जो मैनेजर प्रिंसिपल को फॉलो करके आते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनसे गलतियां बहुत कम होती हैं। टू इम्प्रूव रिसर्च, वो अपने रिसर्च को बार बार इम्प्रूव करते रहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा वो अपने रिसर्च को बार बार चेक करते रहते हैं, उस रिसर्च में कोई कमियां नहीं होती है, उस रिसर्च में कोई गलती नहीं होता है, ये उसका ध्यान रखना। टू अटेन द सोशल गोल, मैंने बोला ये क्या है, कौन साइंस है सर, सोशल साइंस, तो इसका एक मकसद है सोशल गोल, सामाजिक जो क्रियाएं है उसको कमिट करना है, सामाजिक गोल है सोशल, मतलब सोसाइटी में पब्लिक को उसका सेटिस्फेक्शन होना। सर मैनेजमेंट करता है, मैंने आपको बिजनेस पढ़ाई क्या होता है, सब मार्केट के कस्टमर इज द वर्किंग ऑफ द मार्केट, तुम्हारा मकसद क्या होना चाहिए, कस्टमर, अच्छा आप लोग कौन है, मेरे कस्टमर है, आई एम योर सप्लायर, मैं अपना सर्विस आपको सप्लाई कर रहा हूँ, मेरा मेन मकसद क्या है, आपको सेटिस्फाइड करना। इफ यू ऑल आर सेटिस्फाइड विथ माई वे ऑफ टीचिंग, my goal is successful, otherwise you are removing from one by one. If anyone can be removing, it means that I have some problem in the way of teaching, so I am always think about that in which way I have some problem, so I can remove this problem. So in this way we require to be a management in the point of concept principle. We have followed the principle in management, some principles, some rules and some regulations, so we are not to be get any problem and successfully can be clear the target. To clarify the thinking, if we follow the principle तो make we are clarify, मुझे प्रिंसिपल मैंने द्वारा ये पता है कि मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। फिर से मेरे को जब अगर मैं रोड मैप पहले बना लिया, प्लानिंग है, प्लानिंग भी, प्लानिंग सी, कोई एक प्लान फेल हो गया तो प्लान भी लगा देगा, प्रिंसिपल को पता होगा तब ना, पता ही नहीं होगा तो करोगे क्या, फंस जाओगे। अब क्या करें, या अब क्या करेगा, जवाब नहीं होता, प्रिंसिपल आता है भाई इसका अगर ये फंस जाती है ये कर लेना, तो प्रिंसिपल आता है वो क्लियर करता है रूल मैप क्या करना है। तो स्प्रेड नॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक नॉलेज को फैलाता है, आपको सबको सिखाता है बिजनेस वर्ल्ड के बारे में। टू इवेल्युएट द मैनेजरियल बिहेवियर, मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक मैनेजर कैसा होना चाहिए, उसको कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, इन सब बातों को कौन सिखाता है, सब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अब ये इसके बाद आपका मेरा 2 टॉपिक बचा है, इसका नाम क्या है, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन। पर यहाँ तक में कोई दिक्कत हमसे कंफर्म कीजिए, 2 मिनट बाद चालू करेंगे। चलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर देख लेते हैं बेटा, कौन कौन सा है। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सर सबसे पहला क्या है बेटा, टेलर साइंटिफिक, ईच एंड एवरी जॉब has a method for doing it should be based on scientific study and analyze rather than a trial। बेटा साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब, ये कोई तुक्काबाजी नहीं है। चलो ये करके देख लेते हैं, चल ठीक है, ओके ट्राई कर ले, ट्राई कर ले। जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में बात दिया गया है वो एकदम आपका जांच किया हुआ होगा, परखा होगा, 5-7 बार ट्राई किया होगा, वो प्रॉब्लम से तुम सॉल्यूशन से निकली होगी तभी दिया होगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है वो मैनेजमेंट जिसमें आप ऑलवेज, अगर ये प्रॉब्लम, जैसा मान आप किसी को मलेरिया हुआ है तो मलेरिया का जो टेबलेट आता है वही टेबलेट आपको मिलेगा, उसका जो कंपोजिशन होता है सेम होता है, बच्चों के लिए कम, बड़ों के लिए ज़्यादा, शुगर का पेशेंट के लिए अलग, बीपी के लिए अलग, सबका अलग होता है, कंपोजिशन तो एक ही है, दवा का, बीमारी का कट तो वही होगा। अगर आपके अंदर में जो मलेरिया का अगर वायरस घुस गया है, सॉरी मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है, वायरस नहीं होता, मलेरिया का प्रोटोजोआ अगर बॉडी के अंदर गया है उसको मारने के लिए वही चलेगा आपको, तो मतलब जो बीमारी है उसका सॉल्यूशन आपको वही मिलेगा, ठीक है, ये कोई तुक्काबाजी का हिसाब नहीं है। दूसरा क्या है, हार्मोनी, हार्मोनी नॉट डिस्कार्डेड। सर हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट एन alignment the attitude and should be gained to of productive with workers on their part should
शुड वर्क विथ डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी। मतलब बोला गया सर हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब आपको एक साथ मिलके काम करना होगा, भेदभाव करके नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग माने जनरल की होगा तो नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं अलग करूँगा, कभी भी जो अलग हो गया हाँ कि मैं अलग करूँगा और मैनेजमेंट काम नहीं पाएगा। मैनेजमेंट का काम ग्रुप एक्टिविटी, मैंने मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी और सिंगल एक्टिविटी। यहाँ पे अकेले अकेले काम होता ही नहीं, जो भी काम होता है मिलकर होता है। हारमोनी मतलब मिलकर, ये डिस्कार्ड नहीं होता, डिफरेंशिएट ऑफ वर्क नहीं होता। फिर मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यहाँ पर नियम होता है तो मैक्सिमम आउटपुट आना, क्या आना है मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, मैक्सिमम बनाना है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं बनाना है। डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, काम को बांटो और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सबसे बड़ा टॉपिक है, प्रिंसिपल में भी यही आएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, सर काम को एग्जांपल, सर वर्क का मतलब था ऑथोरिटी, मतलब क्या होता है बेटा, ऑथोरिटी मीन्स पावर। अगर मान लो मैंने आपको पावर दे दिया, स्कूल ने मुझे पावर दिया बच्चों को मारने के लिए, ठीक है, लेकिन इसका पावर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दिया उसको अच्छे से पढ़ाने के लिए। मैं अगर पावर का मिसयूज करूँ, पटक पटक के खाली मारता रहूँ, हाँ तो मिसयूज ऑफ पावर करने से क्या ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ पाएगा, नहीं कर पाएगा। सर अगर मान लीजिए अगर स्कूल ने मुझे पूरा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, जैसे कि मार नहीं सकते हैं, कॉर्पोरल अफेयर, डोंट टच एनी स्टूडेंट फिजिकली, यू ऑलवेज गिव अ पनिशमेंट, दिस टाइप ऑफ वर्क, अगर जैसे डायरेक्ट मारा जाए, जैसे आज मेरे मारा गया, डायरेक्ट मार दिया, कल से 5 दिन क्या जो दिमाग मेरा सोच चुका हूँ, अब जिसको जो करना है करे, तेल में जब हाथ मिलाया जा, उसको समझेगा, सबको प्रिंसिपल रूम खड़ा कर देगा, जा पूरा क्लास में खड़ा रहेगा, पूरा हेड खड़ा है, सबको खड़ा कर देगा। अब प्रिंसिपल रूम कितना बड़ा देखेगा, सबको बाहर खड़ा कर देगा। तो ये क्या मतलब, अगर मुझे आप पावर ही नहीं देंगे और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पाएगा। We required both power and responsibility. We required both power and responsibility, not a single point of concept. ठीक है? We required both. Clear है? सर साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग, आपको अपना ट्रेनिंग साइंटिफिक में से सिलेक्शन ट्रेनिंग और वर्क करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड यूनिट को देख के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, कि इतने इससे हमको अधिक करने से कम नहीं, एक आप स्टैंडर्ड तय करेंगे कि इससे हमको कम नहीं करना है, इससे हमको ऊपर ही जाना है। होता ना कि एक घंटे एक दिन में कम से कम 100 यूनिट बनाना है, या होता है ना आज हम ये टॉपिक पढ़ के उठेंगे, तय करते हैं ना स्टैंडर्ड, तो पढ़ने में लगे ये टॉपिक खत्म करके उठेंगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 4 घंटा लगे, तो हम स्टैंडर्ड को तय कर लेते हैं कितना करना है, या चलिए वो स्टैंडर्ड आप टाइम तय करते हैं कि मिनिमम 2 घंटा तो पढ़ेंगे, 2 घंटा बाद उठे जो भी हो जाए। तो जो आपने स्टैंडर्ड को टाइम को तय कर दिया, जस्ट आपने एक यूनिट तय कर दिया कितना पढ़ के उठेंगे, वो दोनों स्टैंडर्ड होंगे, मतलब आपने फिक्स कर दिया इसके पहले नहीं उठेंगे। इससे क्या होगा, आपका वर्क अपना काम अच्छे से काम कंप्लीट कर पाएगा। या टाइम को तय कीजिए या तो काम को तय कीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। और मेंटल रिवॉल्यूशन, इससे क्या होगा, मेंटली रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक करते 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 आप अगर एक प्रोसेस को बार बार करेंगे ना, उससे क्या होगा, आप उसमें एक्सपर्ट होंगे, इफिशिएंसी बढ़ेगा और गलती होने की चांसेस ना के बराबर हो जाएगी, खत्म। क्लियर है? FW टेलर को क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कोई दिक्कत है? यहाँ तक का फर्स्ट टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। बस मेरा एक लास्ट टॉपिक है, इसका नाम क्या है, FW हेनरी फ्यूल। ये नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा, और जहाँ पे मैं पूरा, क्योंकि मुझे ये पूरा 1.5 घंटे का क्लास ही चाहिए, इसमें हेनरी फ्यूल बताऊंगा। हेनरी फ्यूल एग्जाम में आए चाहे ना, मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन हेनरी फ्यूल वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 प्रिंसिपल, यहाँ 5 ही प्रिंसिपल था, ये बहुत इस बार आने के इस बार चांस इंपॉर्टेंट ये था, ये बताइए रीड करना है आपको, और ये आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट